थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है, आज से जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्मोडाइनमिक। तो सबसे पहले थर्मोडाइनमिक होता क्या है ना। तो थर्मोडाइनमिक मतलब क्या होता है, थर्मो मीन्स आपका हीट और डायनेमिक मीन्स फ्लो, मीन्स इट्स अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हीट फ्लो, है ना। इसी को क्या बोलते हैं हम, थर्मोडाइनमिक बोलते हैं। फिर ये जो है आपका थर्मोडाइनमिक्स जो है एक मैटर के लिए होता है ना, ये एक कंप्लीट मैटर के लिए इसको थर्मोडाइनमिक की स्टडी की जाती है, एक इंडिविजुअल एटम के लिए नहीं। ठीक है, तो ये जो है थर्मोडाइनमिक स्टडी इज डन फॉर अ मैटर एंड नॉट फॉर एन इंडिविजुअल एटम। ठीक है, अब इसके बाद इसमें जो है आपको 3 इसके ब्रांचेस होते हैं थर्मोडाइनमिक के। सबसे पहला होता है क्लासिकल थर्मोडाइनमिक, ये आपका होता है क्लासिकल थर्मोडाइनमिक में मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। ठीक है, जो भी हम मैटर क्या पढ़ते हैं, जो हमारे सराउंडिंग एरियाज में जो होता है वो सारे जो है मैक्रोस्कोपिक सिस्टम में आएगा, इसको हम बोलते हैं क्लासिकल थर्मोडाइनमिक। दूसरा होता है स्टैटिस्टिकल थर्मोडाइनमिक। स्टैटिस्टिकल थर्मोडाइनमिक मेनली आप जो बहुत छोटे जो है स्पेस के लिए, छोटे इसके लिए आप पढ़ते हैं, जैसे आप मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, वैसे ही ये स्टैटिस्टिकल थर्मोडाइनमिक कहते हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं फॉर माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। ठीक है, ये आपका कहलाएगा स्टैटिस्टिकल थर्मोडाइनमिक। फिर दूसरा होता है थर्मोकेमिस्ट्री, 3 होते हैं इसके। तीसरा है ये थर्मोकेमिस्ट्री। इसमें जो है थर्मोकेमिस्ट्री में आ जाएगा आपका हीट चेंज इन केमिकल रिएक्शन, हीट चेंज इन केमिकल रिएक्शन, मतलब जो भी हीट चेंज होगा उससे क्या होगा, आपका केमिकल रिएक्शन होगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सॉरी गुड आफ्टरनून। इसमें जो है आपका क्या होगा, थर्मोकेमिस्ट्री में हीट चेंज होगा। ठीक है, तो ये आपके 3 जो है पार्ट है, क्लासिकल, स्टैटिस्टिकल और थर्मोकेमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, क्लासिकल जो थर्मोडाइनमिक है मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के लिए। ठीक है, वो हम इसमें स्टार्ट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो थर्मोडाइनमिक में हम बहुत सारी चीज़ों को देख लेते हैं, किसको क्या कहते हैं, है ना। सबसे पहले हम क्या सिस्टम होता है, क्या सराउंडिंग होता है, क्या उसकी बाउंड्रीज होती है, उसके बाद एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या क्या होती, कौन कौन से जो है यूनिट्स है जो हम थर्मोडाइनमिक में देखते हैं, जैसे वॉल्यूम है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, ये 3 मेन बेसिक जो है पैरामीटर्स है, और भी बहुत सारे दूसरे भी है। ठीक है, तो एक एक करके हम इसके टर्मिनोलॉजीज को देखते जाएंगे। फिर इसमें आपका आता है जो है एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, है ना। तो ये सारे जो है किस बेसिस पे इनको डिफाइन किया गया है, ये सारी पहले देखेंगे। ठीक है, तो आप पहले जो है इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो थर्मोडाइनमिक है, इसमें आपके 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला है आपका सिस्टम, दूसरा है सराउंडिंग, और तीसरा होता है बाउंड्री। ठीक है, तो सिस्टम क्या होता है, जो भी आपका कोई भी पार्ट यूनिवर्स का जो भी आपको रिएक्शन के लिए लिया गया है, सेलेक्ट किया गया है, कोई एक्सपेरिमेंट के लिए लिया गया है, ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाता है, सिस्टम। तो इसको हम बोल सकते हैं दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स which is selected for experiment। ठीक है, तो आपका ये एक छोटा पार्ट भी हो सकता है एक्सपेरिमेंट, या एक बड़ा पार्ट भी हो सकता है। ठीक है, जो भी आपको जिस भी जो आपका स्पेस है जहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है, कोई रिएक्शन हो रहा है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, दूसरा होता है सराउंडिंग, सिस्टम को छोड़ के जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा, आपका सराउंडिंग कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा रेस्ट पार्ट ऑफ
यूनिवर्स एक्सक्लूडिंग सिस्टम, सिस्टम के छोड़ के जो भी पार्ट है वो आपका क्या हो जाएगा, सराउंडिंग कहलाएगा। और इन दोनों के बीच की जो बाउंड्री होती है ना, जैसे मान लो ये सिस्टम हुआ है ना, ये एक मान लो एक सिस्टम है और इसके बाद आजू बाजू क्या है, पूरा सराउंडिंग है। अब इनके बीच का, इसके सिस्टम और ये सराउंडिंग के बीच का जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं सेपरेटेड लेयर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, तो ये आपका जो है सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री के बारे में हुआ। अब इसके बाद ये तो आपका एक प्रकार से इसका जो है क्लासिफिकेशन हुआ। फिर दूसरा जो है, यदि आपके क्लासिफिकेशन on the basis of matter and heat transfer। ठीक है, मैटर और हीट ट्रांसफ़र के बेसिस पे अगर इसको क्लासीफाई किया जाए तो ये फिर 3 टाइप में जो है क्लासीफाई होगा। सबसे पहला होता है ओपन सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज सिस्टम और तीसरा होता है आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, ओपन सिस्टम को हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे आपने एक कप में चाय ले लिया। ठीक है, चाय को ऐसे ही खुला छोड़ दिया तो उसमें क्या होगा, आपका दोनों मैटर और हीट दोनों ही क्या होंगे, ट्रांसफ़र होंगे। ठीक है, दोनों ही उसके जो है अमाउंट में चेंजेस होगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम में क्या हो जाएगा, व्हेन heat and matter both exchanged। ठीक है, जब इसमें हीट और मैटर दोनों एक्सचेंज होगा तो उसको बोलेंगे ओपन सिस्टम। फिर उस चाय के कप को मैंने क्या किया, ढक दिया। ठीक है, तो ढक दिया तो क्या होगा, धीरे धीरे तो चाय ठंडी हो जाएगी, लेकिन उसका मैटर क्या होगा, जो भी आपका वो जो भाप है वो वेपोरेट होके इवेपोरेट होके क्या हो जाएगा, उसके ढक्कन में जो भी आपने उसको ढका है उसमें जमते जाएगा और फिर वो क्या होगा, कूलिंग होके फिर वो उस कप में वापस गिर जाएगा। मतलब उसका अमाउंट क्या होगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ हीट चेंज हो रहा है, जबकि मैटर जो है वो सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा व्हेन ओनली हीट एक्सचेंज बट मैटर रिमेन सेम। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्लोज सिस्टम। फिर तीसरा हो जाएगा आइसोलेटेड सिस्टम। अब उसी आप चाय को क्या किए, किसी थर्मस में डाल दिए। थर्मस में बहुत देर तक ये चीज़ें गर्म रहती है ना, तो वहाँ पे क्या होगा, ना तो उसमें मैटर चेंज होगा ना ही उसमें हीट चेंज होगा, तो उसको बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो इसमें नाइदर हीट नॉर मैटर एक्सचेंज। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ मैटर और हीट ट्रांसफ़र के बेसिस पे ये जो थर्मोडायनेमिक फिर से 3 पार्ट में डिवाइड है, ओपन, क्लोज्ड और आइसोलेटेड। ठीक है, तो ये आप इन दोनों का क्लासिफिकेशन हो गया। ये जो है आपका जो ओपन क्लोज आइसोलेटेड था ये सिस्टम का क्लासिफिकेशन था, जबकि ये जो है आपका जो सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, ये जो था आपका थर्मोडायनेमिक का क्लासिफिकेशन था। ठीक है, तो ये जो है आपका ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, ये जो है सिस्टम के टाइप्स थे। अब इसमें मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है, कौन कौन से जो है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इनमें आता है प्रेशर,
टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये तो 3 मेन मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। साथ में आता है कंपोजिशन, विस्कोसिटी, डेंसिटी, सरफेस टेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारे जो है ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। अब ये जो सिस्टम है ये इसका एक और क्लासिफिकेशन हो सकता है बेस्ड ऑन होमोजेनिटी। सिस्टम इज classified into 2 types। एक होता है आपका होमोजीनस और दूसरा होता है हेट्रोजीनस। ठीक है, तो होमोजीनस सिस्टम मतलब क्या होता है? होमो मीन्स सेम। ठीक है, तो सेम, यदि फेज सेम होगा मतलब जो भी आपका रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है दोनों ही सेम फेज में होगा, पूरे के पूरे गैस में होंगे या पूरे के पूरे लिक्विड में होंगे या पूरे के पूरे सॉलिड में होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? होमोजीनस सिस्टम बोलेंगे। दूसरा हेट्रोजीनस, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो आपका रिएक्टेंट का फेज है वही आपका प्रोडक्ट का फेज होगा, तो इनमें डिफरेंस होगा, तो इनको क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनस सिस्टम। जैसे इसका एग्जांपल है, या इसको पहले लिख लो, इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल फेज और इसमें हो जाएगा इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 फेज। फिर ये सेकेंड हो जाएगा यूनिफॉर्म थ्रू आउट, नॉट यूनिफॉर्म। ठीक है, तो ये आपका होमोजीनस और हेट्रोजीनस का जो है डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे अमोनिया है 2NH3, ये गैस में है, ये टूटेगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में, ये भी क्या होगा? गैस में होगा, N2 गैस प्लस 3H2 गैस। ठीक है, मतलब सभी क्या है? गैस में है, मतलब सभी सेम फेज में है, तो ये क्या किसके अंडर आएगा? होमोजीनस सिस्टम के अंडर आएगा। दूसरा है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट आपका सॉलिड में होता है, ये जब ब्रेक होगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका गैस में और कैल्शियम ऑक्साइड आपका सॉलिड में। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट बना है एक सॉलिड में और एक गैस में, मतलब सभी के सभी एक ही फेज में नहीं है ना, चेंज हो गया है, तो इसको क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनस सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपका हुआ क्लासिफिकेशन सिस्टम का इन बेसिस ऑफ फेज, होमोजीनस फेज और होमोजीनस सिस्टम और हेट्रोजीनस सिस्टम। होमोजीनस में सेम सारे जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक ही फेज में होंगे, और हेट्रोजीनस में एक जरूरी नहीं है एक को उसमें एक से अधिक फेज हो सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है स्टेट ऑफ अ सिस्टम। किसी सिस्टम का स्टेट क्या होता है कि जब उसमें एक कोई भी डेफिनेट
मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होती है या मैक्रोस्कोपिक वैल्यू होती है ना, तो मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसके स्टेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा सिस्टम हैविंग डेफिनाइट वैल्यू ऑफ मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल। कोई भी अभी जितने भी हमने वेरिएबल देखा, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, सरफेस टेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विस्कोसिटी, डेंसिटी, है ना, ये सारे जो है पैरामीटर्स, तो कोई भी एक डेफिनेट पैरामीटर होगा, मतलब एक जो है वो आपका होगा ही, वेरी नहीं करेगा। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, उस सिस्टम का स्टेट कहलाएगा। ठीक है, अब ये जो स्टेट वेरिएबल है, ठीक है, ये जो स्टेट वेरिएबल है, ये इनको जो जितने भी हमने अभी माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स पढ़े, ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल जो है, जो कोई भी चीज़ जो किसी दूसरे पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करेगा, उसको क्या बोलेंगे हम, डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। जैसे इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है टेम्परेचर और वॉल्यूम, या के इंडिपेंडेंट, सॉरी, टेम्परेचर और प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर ये जो है आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आते हैं, मतलब ये जो है दूसरे वेरिएबल्स पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, ये अपने में इंडिपेंडेंट होंगे, तो इनको क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इन पे जो डिपेंड करेगा उनको बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम, कंपोजिशन, मास। ठीक है, ये जो है किस पे डिपेंड करेगा, इंडिपेंडेंट में, तो ये किसके अंडर आएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल के। ठीक है, अब नेक्स्ट है स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या होता है कि जब भी कोई वेरिएबल उसके इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन, है ना। जैसे इसका एग्जांपल है स्टेट फंक्शन का, या पहले इसको लिख लो, दैट प्रॉपर्टी हुज वैल्यू डिपेंड ऑन द, दैट प्रॉपर्टी हुज वैल्यू डिपेंड अपॉन द initial and final state of the system। जैसे कि ये कोई सिस्टम है, ठीक है, तो यहाँ पे A जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये B तक के गया, और ये जो है B से फिर क्या हुआ, A तक के गया। तो ये जो इसका इनिशियल स्टेट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और इसका फाइनल स्टेट जो है फिर ए हो जाएगा, है ना। मतलब ये जो है आपका इनिशियल और फाइनल, ये जो आपके स्टेट पे डिपेंड करता है, कितना ये गया, कितना ये कम ज़्यादा हुआ, इस पे डिपेंड करता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, स्टेट फंक्शन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एग्जाम्पल एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। ये हो गया आपका स्टेट फंक्शन। एक और होता है पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन मतलब कि जो इस इनिशियल और फाइनल स्टेट पे ना होके इस पाथ पे डिपेंड करता है, जो ये पाथ जा रहा है, कोई रिएक्शन हो रहा है, हीट ट्रांसफ़र हो रहा है ए से बी तक के, तो इसके पाथ पे जो डिपेंडेंसी होती है उसको क्या बोलते हैं, पाथ फंक्शन। तो ये हो जाएगा द प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन द path of
any reaction is known as path function. ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वर्क। वर्क, क्योंकि वर्क कैसा होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब किस पाथ में ये वर्क हो रहा है ना, उस पर डिपेंड करेगा। आपका जो है इस डायरेक्शन में आपका वर्क दूसरा जाएगा, साउथ डायरेक्शन में दूसरा जाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, जो डायरेक्शन डिपेंडेंट होती है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, आपका पाथ फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन हो गया। अब एक जो है हमने जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ देखी थी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में, एक और इसका क्लासिफिकेशन होता है टाइप्स ऑफ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। इसमें होता है आपका दो टाइप का, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है those property which does not depend upon अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, उसको बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे कि एग्जाम्पल टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन में सारे आ जाएंगे ना, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, डेंसिटी, डायपोल मोमेंट, विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सरफेस टेंशन, pH, मोलर वॉल्यूम, गैस कांस्टेंट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारे जो है किस में आ जाएंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आएगा आपका दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन अमाउंट। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वॉल्यूम, एनर्जी, हीट कैपेसिटी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी, मास, लेंथ।
ठीक है, तो ये जो है आपका किस में आ जाएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में, विच डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस। ठीक है, तो ये आपके टाइप्स ऑफ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हो गए। अब इसके बाद एक थ्योरम है, या इसको जो है साइक्लिक रूल भी बोलते हैं, साइक्लिक रूल। ठीक है, या इसी को यूलर थ्योरम, ये एक आध बार पूछा है नेट में, है ना, इसका डायरेक्ट ऐसी क्वेश्चन बनता है, 2 नंबर का, ज़्यादा का नहीं पूछता ये। तो ये जो है आपका एक साइकिल होता है, इसमें हो जाएगा प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। ठीक है, ये जो है इसका डायरेक्शन ऐसे होना चाहिए। इसको जो है आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ये जो डायरेक्शन है, पलाश विजिटेड टाउन, है ना, इससे आपका ये जो है इसको याद कर सकते हैं, सीक्वेंस है ना, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। तो ऐसे का आपका ऐसे ही सीक्वेंस होना चाहिए। तो ये आपका होता है dt अपॉन dp एट कांस्टेंट वॉल्यूम, t अपॉन p एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंटू dp अपॉन dv एट कांस्टेंट टेम्परेचर इंटू dv अपॉन dt एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो यही जो थ्योरम है ये आपका यूलर थ्योरम कहलाता है, कि इनका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे ऐसे वॉल्यूम कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट के टर्म्स में, तो ये इक्वल टू -1 होता है ना, तो इसी को बोलते हैं यूलर थ्योरम। एक आध बार पूछा है ये क्वेश्चन, ऐसे ज़्यादा हर बार नहीं पूछता, लेकिन आपको एक आध बार पूछा है, इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। अब है नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक कोएफिशिएंट्स। कौन कौन से कोएफिशिएंट्स होते हैं थर्मोडायनेमिक कोएफिशिएंट्स? सबसे पहला है आइसोबारिक थर्मल एक्सपांशन कोएफिशिएंट। इसको अल्फा से शो करते हैं। अल्फा इज इक्वल्स टू होता है 1/v dv बाई dp सॉरी dv बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर। ये आपका कहलाता है आइसोबारिक थर्मल एक्सपांशन कोएफिशिएंट। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ये आपका बीटा से शो होता है, तो बीटा हो जाएगा 1/v dv बाई dp एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। उसके बाद नेक्स्ट है आइसोकोरिक थर्मल प्रेशर एक्सपांशन कोएफिशिएंट। इसको गामा से शो करते हैं, तो गामा इज इक्वल्स हो जाएगा 1/p dp बाई dv एट कांस्टेंट सॉरी dp बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर।
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आइसोबारिक थर्मल एक्सपांशन कोफिशिएंट, तो आइसोबारिक मतलब क्या होता है, बारिक मतलब इसमें बैरोमीटर या हम बोल सकते हैं कि प्रेशर है ना, ये जो है आप ऐसे याद करो कि जिससे हम प्रेशर मेजर करते हैं उसको बैरोमीटर बोलते हैं। तो ये जो बारिक है मतलब इसमें क्या हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। तो आइसोबारिक थर्मल एक्सपांशन कोफिशिएंट जो है अल्फा से शो होता है और उसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/v dv/dt एट कांस्टेंट प्रेशर। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे बीटा इज इक्वल्स टू 1/v dv/dp एट कांस्टेंट टेम्परेचर हो जाएगा। फिर आइसोकोरिक आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 गामा इज इक्वल्स टू 1/p dp/dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा। तो ये जो है आपके 3 जो है इसके कोएफिशिएंट्स है। ठीक है, तो ये आइसोबारिक, आइसोथर्मल और आइसोकोरिक। अब इसी को हम एक एक करके इस प्रोसेस के बारे में भी पढ़ते चलेंगे, उसके एग्जाम्पल देखते चलेंगे। क्या क्या जो है 5 टाइप के प्रोसेस होते हैं, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक और लास्ट आपका साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, 5 टाइप के प्रोसेस होते हैं जिसको हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम में पढ़ते हैं, है ना। तो ये जो है नेक्स्ट हो जाएगा थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। फर्स्ट है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या हो जाएगा, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है, डेल टी इज इक्वल्स टू 0। इसका एग्जाम्पल होगा फ्यूजन ऑफ आइस एट मेल्टिंग पॉइंट, वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड एट बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये इसका दोनों का ये जो है आइसोथर्मल प्रोसेस का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये जो है, जो ऐसा कोई जिसमें आइसोथर्मल कंडीशन हो, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक इंसुलेटेड जो है कंटेनर लेके ही ये जो है प्रोसेस हो सकता है ना। जैसे हमने अभी देखा था कि जो आइसोलेटेड सिस्टम होते थे, है ना, आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता था, आपका हीट एक्सचेंज और मैटर दोनों एक्सचेंज नहीं होता था। तो उसमें आपका हीट ही तो क्या है, आपका टेम्परेचर है ना, मतलब हीट ट्रांसफ़र होगा, मतलब टेम्परेचर भी वेरी करेगा। तो अगर हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है मतलब टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। तो ये ऐसा जो है वो उसके लिए क्या चाहिए आपको, कोई आइसोलेटेड सिस्टम चाहिए या फिर परफेक्टली कंडक्टिंग कंटेनर। ठीक है, ऐसा ही सिस्टम में क्या होगा, आपका हीट एक्सचेंज नहीं होगा या टेम्परेचर एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा आपको सिस्टम बहुत ही रेयर मिलेगा जिसमें आपका हीट जो टेम्परेचर कांस्टेंट हो और प्रोसेस हो। लेकिन यदि हम इसको जो टेम्परेचर को धीरे धीरे हम इसको कम करते जाए, है ना, धीरे धीरे इसको कम करते जाए, तो ये जो है आइसोथर्मल सिस्टम पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो परफेक्टली आइसोथर्मल change is impossible, but when a change is carried out very slowly, approximate isothermal change occur, है ना। लेकिन अगर हम उस सिस्टम में क्या कर दें कि जो भी चेंज है उसको बहुत स्लो करके हम चेंज करें, तो उसमें आपका आइसोथर्मल सिस्टम पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, फिर ये जो सिस्टम है इट फॉलोज बॉयल्स लॉ।
बॉयल्स लॉ को फॉलो करता है, जो कि बोलता है P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, ये आप BSc में पढ़ते हैं। बॉयल्स लॉ जो है एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या फिर हम बोल सकते हैं कि P इज इक्वल्स टू K अपॉन V, या PV इज इक्वल्स टू K, या P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है, बॉयल्स लॉ कहलाता है। अब इस जो है इसमें आपका डेल H होता है चेंज इन एंथैल्पी NCP डेल T। तो यहाँ पे आपका जो है ये जो है चेंज इन एंथैल्पी का फॉर्मूला, यहाँ पे टेम्परेचर जो है आपका ज़ीरो हो गया है, चेंज इन टेम्परेचर ज़ीरो है, तो ये जो पूरी वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। मतलब टेम्परेचर ज़ीरो पे क्या होता है, चेंज इन एंथैल्पी भी ज़ीरो होता है। सॉरी, चेंज इन हीट एनर्जी है ना, ये इंटरनल एनर्जी बोलते हैं हीट एनर्जी, और एंथैल्पी होता है NCV डेल T। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो होगा, टेम्परेचर ज़ीरो है तो यहाँ पे इंटरनल ये जो एंथैल्पी है वो भी ज़ीरो हो जाएगा। ये आपका एंथैल्पी है और ये आपका इंटरनल एनर्जी। ठीक है, एंथैल्पी आपका एंथैल्पी एनर्जी ही होता है, लेकिन यदि एनर्जी आपका कांस्टेंट प्रेशर में हो तो वो आपका क्या कहलाता है, एंथैल्पी कहलाता है। ठीक है, एनर्जी को ही जो है आपका अगर प्रेशर कांस्टेंट के फॉर्म में है तो उसको बोलते हैं एंथैल्पी, यदि एनर्जी जो है कांस्टेंट वॉल्यूम में है तो उसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो इसका जो है फॉर्मूला क्या होता है एंथैल्पी का, डेल H इज इक्वल्स टू NCP डेल T। ये आपका बताऊंगी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर होता है, और ये जो है आपका CV जो है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है ना, तो इसके बराबर ये जो है इसका इंटरनल एनर्जी होता है। तो डेल T अगर ज़ीरो है तो ये पूरा वैल्यू एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो ये आपका हुआ आइसोथर्मल प्रोसेस। दूसरा होता है एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस मतलब when there is no heat exchange, when there is no heat exchange between system and surrounding। ठीक है, हीट एक्सचेंज नहीं होगा, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट था, इसमें हीट कांस्टेंट है। ठीक है, मतलब DQ, हीट को हम DQ से शो करते हैं, ये आपका ज़ीरो है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, एडियाबेटिक प्रोसेस कहलाएगा। और जैसे कि आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है वैसे ही एडियाबेटिक प्रोसेस भी इम्पॉसिबल है, लेकिन यदि हम कोई भी प्रोसेस को बहुत रैपिडली करें, बहुत फास्टली करें तो फिर एडियाबेटिक सिस्टम हो सकता है ना। इसका जो एग्जांपल होता है बर्स्टिंग ऑफ टायर, जब टायर बर्स्ट होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा रैपिड प्रोसेस होती है, तो वहाँ पे आपका हीट जो है वो कांस्टेंट हो जाता है ना। तो ये जो आपका एग्जांपल हुआ एडियाबेटिक प्रोसेस का। अब नेक्स्ट है थर्ड आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस बताया मैंने, आइसोबारिक में व्हेन प्रेशर बिकम कांस्टेंट, मतलब dP इज इक्वल्स टू 0। फिर आइसोकोरिक, व्हेन वॉल्यूम बिकम कांस्टेंट, dV इज इक्वल्स टू 0।
और लास्ट होता है साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? व्हेन अ सिस्टम कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन। ये है ना, ए से बी गया, फिर बी से फिर ए आ गया, तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस हो गया और ये इसी को बोलते हैं हम साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, द सिस्टम विच ब्रिंग the process which bring the system in its final position is known as फाइनल और इनिशियल पोजीशन बोल सकते हैं। इन इट्स इनिशियल पोजीशन इज नोन एज साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, फिर से वही आपका इनिशियल पोजीशन आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? साइक्लिक प्रोसेस है। इसीलिए साइक्लिक प्रोसेस में क्या हो जाएगा आपका? इनिशियल पोजीशन पे आएगा, तो इसीलिए यहाँ पे डेल एच जो एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी यहाँ पे भी क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे एक तो आपका जो है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस में भी आपकी एंथैल्पी और एंट्रोपी ज़ीरो हो जाएगी और साइक्लिक प्रोसेस में भी आपकी एंथैल्पी और एंट्रोपी ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो है आपके मेन थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस हैं। कुछ और प्रोसेस भी होते हैं जैसे कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल तो जानते ही होंगे। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है कि जब कोई रिएक्शन एक डायरेक्शन में जाके प्रोसीड होता है और फिर वही जो है दूसरा जो बना है वो यदि फिर से रिवर्स हो जाए तो वो रिएक्शन जो है वो क्या कहलाता है? रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता है। इसको बोलेंगे अ थर्मोडायनेमिक रिवर्सिबल प्रोसेस is a process in which change occur in any part of the system is reversed when it carried out in opposite direction। ठीक है, इसको अगर अपोजिट डायरेक्शन में करें तो फिर से वही प्रोसेस हो जाएगी, रिवर्स में हो जाएगी, तो उसको क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है वो एक इसका जो है एक इन्फिनाइट अमाउंट में होता है। मतलब कि यहाँ पे ये जो रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट बना, फिर उसके बाद प्रोडक्ट फिर से चेंज होकर रिएक्टेंट बन जाएगा, फिर उसके बाद रिएक्टेंट फिर से चेंज होकर प्रोडक्ट बन जाएगा। मतलब ये एक प्रोसेस जो है इन्फिनाइट टाइम के लिए होती रहेगी। ठीक है, तो इसके लिए जो ये प्रोसेस है उसका टाइम जो है इन्फिनाइट टाइम के लिए होता है और ये जो है इन्फिनाइट अमाउंट में इसका अमाउंट भी कैसा होगा? इन्फिनाइट ही होगा, है ना, क्योंकि रिएक्शन जो है वो क्या हो रही है, एक बार दूसरे का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, फिर उसका कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है। तो ऐसा ये प्रोसेस जो है वो इन्फिनाइट टाइम तक के होती रहती है और ये जो है क्या कहलाता है? एक स्लो प्रोसेस कहलाता है ना, क्योंकि आपका कभी भी रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं होगा, हमेशा ये चलता ही रहेगा, तो इसीलिए इसको बोलते हैं स्लो प्रोसेस। तो ये हो जाएगा, इट इज़ अ स्लो प्रोसेस
it takes infinite time for completion. और एक और पॉइंट है कि ये जो है इन्फिनाइट टाइम के लिए, मतलब इसमें क्या हो रहा है, आपका मैक्सिमम वर्क होगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस के लिए द वर्क प्रोड्यूस्ड इन रिवर्सिबल प्रोसेस इज मैक्सिमम, ठीक है। ये प्रोसेस कभी भी बंद नहीं होगी, मतलब चलती रहेगी, रिएक्टेंट चेंज होते रहेगा, प्रोडक्ट चेंज होते रहेगा और ये प्रोसेस चलते रहेगी। इससे क्या होगा, वर्क जो है वो मैक्सिमम इसमें प्रोड्यूस्ड होगा, है ना। वर्क मतलब बहुत ज़्यादा इसमें होगा, है ना। तो इसीलिए ये क्या कहलाएगा, द वर्क प्रोड्यूस्ड इन रिवर्सिबल प्रोसेस इज मैक्सिमम। ये हो गया आपका रिवर्सिबल प्रोसेस। दूसरा हो जाएगा इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस की जिसमें कभी भी आपका कोई अगर किसी पार्ट में रिएक्शन हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, उसी टाइम में मतलब एक स्पॉन्टेनियस, कभी भी कोई भी सिस्टम में एक रिएक्शन होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा, मतलब कभी भी हो जाएगा और बिना रिस्ट्रिक्शन के वो जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मतलब वो बाद में फिर से रिवर्स नहीं होगा। एक बार फाइनल प्रोडक्ट बन गया तो वो आपका फुल जो है फाइनल रहेगा, उसके बाद वो रिएक्शन जो है रिवर्स नहीं होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आपका रिवर्सिबल प्रोसेस। द प्रोसेस which occur spontaneously और सडनली, अपने आप से होगा या जो है एकदम से होगा, अचानक से होगा, सडनली, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन without any restriction of occurring in successive stages of infinite quantity is known as irreversible process. ठीक है, मतलब कि कोई भी प्रोसेस होगा इसका जो भी आपका इनिशियल और फाइनल अमाउंट होगा दोनों ही कैसे होंगे, अनइक्वल होंगे, तो वो क्या कहलाएगा, आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएगा। मतलब इसका जो अमाउंट होगा एक बार बन जाएगा, या आपका अमाउंट बन गया, अब इसके बाद ये रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल, है ना। नेचुरल प्रोसेसेस जितनी भी होती है, कोई भी हीट ट्रांसफ़र है, प्रेशर ट्रांसफ़र है, और या कोई भी जो है हीट फ्लो है, ये सारे जो है आपके किसमें, ये सारे नेचुरली होते हैं ना। तो नेचुरल प्रोसेसेस जो है वो क्या होती हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस होती हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में दो और, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस।
अब जब हम ग्राफ के फॉर्म में ये जो है आइसोथर्मल एडियाबैटिक प्रोसेसेस को हम कैसे शो करेंगे, जैसे कि ये आपका ग्राफ है प्रेशर और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। ए, बी, सी और डी। यहाँ पे टेम्परेचर है T1, इधर भी T1, इधर टेम्परेचर T2, इधर भी टेम्परेचर T2। एक साइक्लिक प्रोसेस है ना। तो इसमें जो है आपका प्रोसेस जो है कौन कौन से प्रोसेसेस हो सकते हैं थर्मोडाइनमिक प्रोसेस। तो सबसे पहले ए से बी जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस है। और आइसोथर्मल में क्या हो रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो रहा है। ये आपका पहले वॉल्यूम था, ठीक है, दूसरे बार ये वॉल्यूम इधर हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो इसको बोलेंगे आइसोथर्मल एक्सपांशन, ठीक है। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है ना। वॉल्यूम बढ़ेगा मतलब एक्सपांड होगा कोई भी सिस्टम, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल एक्सपांशन। और आइसोथर्मल इसलिए क्योंकि टेम्परेचर दोनों का सेम है। फिर बी से सी के लिए यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। टेम्परेचर यहाँ पे चेंज हो गया है मतलब आइसोथर्मल तो होगा नहीं। यहाँ पे प्रेशर क्या हो रहा है, एक तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम पहले इस तरफ था और फिर इस तरफ आ गया, तो वॉल्यूम इसमें इंक्रीज हुआ, तो इसको बोलेंगे। और यहाँ पे प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम सभी चीज़ें वेरी करी, तो बचा क्या, एडियाबैटिक प्रोसेस जिसमें हीट कांस्टेंट होता है। तो ये हो जाएगा आपका एडियाबैटिक एक्सपांशन, ठीक है। और एक्सपांशन इसलिए क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ना। वो एक्सपांशन किस रिस्पेक्ट में होगा, वॉल्यूम यहाँ पे ये इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए इसको बोलेंगे एडियाबैटिक एक्सपांशन। और तीनों चीज़ें वेरी करिए, मतलब कोई भी एक सिस्टम में क्या होगा, कोई भी एक प्रोसेस में एक ना एक चीज़ कांस्टेंट होगी, तो चाहे वो टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, वॉल्यूम हो या फिर हीट हो, है ना। तो यहाँ पे क्या है, हीट कांस्टेंट है, तो इसको बोलेंगे एडियाबैटिक एक्सपांशन। फिर उसके बाद सी से डी के लिए यहाँ पे टेम्परेचर जो है फिर से यहाँ पे कांस्टेंट है, T2 है दोनों जगह पे। और ये जो है आपका वॉल्यूम जो है वो क्या हो रहा है, वॉल्यूम पहले इस तरफ था, फिर ये वॉल्यूम इधर आ गया, सी से डी गए हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, यहाँ पे कम होते जा रहा है। पहले सी पे ये ज़्यादा था, अब इधर ग्राफ इधर से ऐसे जीरो से ऐसे स्टार्ट होता है ना, 1 2 3 4, तो पहले वॉल्यूम ज़्यादा था, फिर क्या हो गया, वॉल्यूम कम हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये आइसोथर्मल कंप्रेशन। फिर उसके बाद डी से ए यहाँ पे भी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सभी चीज़ें वेरी करी, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। टेम्परेचर भी वेरी कर रहा है, इधर T1 है और इधर T2 है, और वॉल्यूम भी वेरी कर रहा है, ये आपका वॉल्यूम है, ठीक है। और प्रेशर तो वेरी कर ही रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम फिर से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसको बोलेंगे एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो ग्राफ जो है उसको कैसे देखते हैं हम, जो है आइसोथर्मल एक्सपांशन और कंप्रेशन के रिस्पेक्ट में। आइसोथर्मल एक्सपांशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक एक्सपांशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन के रिस्पेक्ट में। अब नेक्स्ट है प्रेशर, वॉल्यूम, वर्क, ठीक है। इसमें आपके प्रेशर और वॉल्यूम जो है उससे आपका वर्क डन में क्या अफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, वो देखेंगे। तो सबसे पहला है आपका प्रेशर। ये आपका एक सिस्टम है,
है, ये पिस्टन लगा हुआ है, आपने यहाँ पे काम किया, ये पिस्टन जो है मूवेबल पिस्टन है, ठीक है। इसको आपने यहाँ पे प्रेशर लगाया, ठीक है। प्रेशर यहाँ पे वॉल्यूम पहले कैसा है, ज़्यादा है, ये आपका वॉल्यूम है V1। तो प्रेशर इंक्रीज करने से ये क्या होगा, पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा और इससे आपका जो है वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, V2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम प्रेशर बढ़ाने से यहाँ पे क्या हो जा रहा है, वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जा रहा है, और डेल V क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1, ठीक है। ये वाला कंडीशन हम कैसे ले रहे हैं, कंप्रेशन वाला। और वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है, सिस्टम पर कार्य हो रहा है तो ये हो जाएगा वर्क डन ऑन द सिस्टम। कंप्रेशन हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो इसलिए इसको बोलेंगे कंप्रेशन। तो डेल V हो जाएगा V2 माइनस V1। अब यहाँ पे V जो है बाद में ये जो है V2 कम हो गया, V1 ज़्यादा है, मतलब इसकी वैल्यू कैसे आएगी, नेगेटिव आ जाएगी, है ना। यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो क्या होता है, वॉल्यूम है यहाँ पे V2 जो है, जब प्रेशर लगाया तो इसका वॉल्यूम कम हो गया, मतलब V2 की वैल्यू कम हो गई। तो किसी भी चीज़ को कम से ज़्यादा को माइनस करोगे तो क्या आएगा, इसका नेगेटिव में आएगा, मतलब ये क्या हो गया, वॉल्यूम इसका कम हो गया। और वर्क होता है PdV, ठीक है, माइनस PdV होता है, या फिर हम बोल सकते हैं PdV होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये माइनस PdV, तो वर्क यहाँ पे माइनस हो गया, ये जो वॉल्यूम है वो आपका माइनस हो गया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, मतलब इसका वर्क क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये मतलब कि वर्क डन ऑन द सिस्टम में जो वर्क डन होता है वो पॉजिटिव होता है और जो वॉल्यूम होता है वो नेगेटिव होता है। फिर ऐसे ही हम क्या करें, अभी इसका जो है पिस्टन नीचे आ गया है, ठीक है। इसका वॉल्यूम जो है अब ये आपका V1 कहलाएगा। अब इसका वॉल्यूम कम है, अब इसको क्या किया मैंने, नीचे से मतलब सिस्टम के द्वारा इसमें जो है वर्क करा रही हूँ, है ना। तो यहाँ पे वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम से वर्क हुआ तो इसका वॉल्यूम जो है वो फिर बढ़ गया, ये जो है इसका वॉल्यूम बढ़ गया, कितना हो गया ये V2। तो डेल V क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1। V2 यहाँ पे बड़ा है और V1 कम है, तो बड़े से कम को माइनस करोगे तो इसका आंसर इसमें पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। अब ये पॉजिटिव है, W क्या होता है, माइनस PdV, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो वर्क क्या हो जाएगा यहाँ पे नेगेटिव, मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा काम होने पर ये जो है इसका वर्क क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, और इसका वॉल्यूम जो है वो पॉजिटिव। इसी को बोलते हैं वर्क प्रेशर या प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ये जो प्रेशर है, प्रेशर वॉल्यूम है, इसी को ही किसके बराबर होता है, P डेल V इज इक्वल्स टू माइनस NR डेल T के भी बराबर होता है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा वर्क जो है आपका क्या हो जाएगा, इसमें यहाँ पे लिखो प्रेशर या इधर लिख दो, है ना, तो ये इसके बराबर ही होगा, तो ये हो जाएगा NR डेल T। एक क्वेश्चन है इसी का,
जो टेस्ट के क्वेश्चंस है ना उसको मैं आपको पीडीएफ में भेज दूंगी उसके आंसर्स, ठीक है, तो आप उसको देख लेना और जो आपको नहीं समझ में आएगा फिर बता देना मेरे को, है ना, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में उसको बता दूंगी। टेस्ट का मैं आपको आंसर जो है कल तक के भेज दूंगी, ठीक है, तो आप उसको एक बार टैली कर लेना। अब इसमें क्वेश्चन है कैलकुलेट द वर्क डन इन किलोजूल ड्यूरिंग द रिएक्शन in which volume is expand from 10 liter to 20 liter against the external pressure of 5 bar। ठीक है, तो ये जो आपका एक्सपांशन वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको जो है ये आपके बार में है और आपको किस में निकालना है, किलो जूल में निकालना है, ठीक है, तो इसका जो है 1 लीटर या 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल्स टू होता है 1 बार इज इक्वल्स टू ये इसको ऐसे मत करो, 1 लीटर 1 लीटर एटमॉस्फेयर है ना, यहाँ पे आपका किस में दिया है, लीटर और बार तो एक ही होता है, सॉरी एटमॉस्फेयर और बार तो इक्वल होता है, एटमॉस्फेयर इज इक्वल्स टू बार, ठीक है, तो 1 लीटर एटमॉस्फेयर ये होता है आपका 24.20 कैलोरी इंटू 4.18, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 101.56 जूल, ठीक है, तो जूल में लीटर एटमॉस्फेयर को कन्वर्ट करने के लिए जो है इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो भी वैल्यू है 101.156 जूल से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वर्क होता है -P∆V, ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम जो है एक्सपांड हो रहा है, V1 जो है 10 लीटर है और V2 जो है 20 लीटर है, ठीक है, तो डायरेक्ट इसको फॉर्मूले में पुट करो, W इज इक्वल्स टू -P आपका 5 है, V2 है आपका 20 -10 और इंटू इसको ये जो है आपका बार और उसमें लीटर में है, तो मुझे इसको जूल में चेंज करना है, तो क्या करना पड़ेगा, इंटू 101.156 करना पड़ेगा, ये हो जाएगा -5 इंटू 10 इंटू 101.156, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 5 6 5 30 25 26 27 28 5 6 7 505 इंटू 10 माइनस में ना, तो ये हो जाएगा आपका -5057.80 जूल, और अगर किलो जूल में करोगे तो ये हो जाएगा -5.05 किलो जूल, या इसको राउंड ऑफ करोगे तो 0.6 हो जाएगा।
ठीक है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं, एक आध बार आया है नेट के, कौन सा ईयर में आया है पता याद नहीं है मुझे, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चंस आए हुए 2 मार्क्स में आता है ये। अब है नेक्स्ट हेडिंग, वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन प्रोसेस ऑफ एन आइडियल गैस, एक्सपांशन प्रोसेस ऑफ एन आइडियल गैस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक्सपांशन प्रोसेस है। एक्सपांशन मतलब जो है पहले वॉल्यूम कम था, प्रेशर कम था, सॉरी पहले जो है सिस्टम से यहाँ पे सिस्टम जो है इसका प्रेशर ज़्यादा है, प्रेशर ऑफ गैस, और ये आपका प्रेशर ऑफ एक्सटर्नल। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपांशन हो रहा है मतलब P गैस इज ग्रेटर देन P एक्सटर्नल। तो यहाँ पे dW हो जाएगा माइनस P dV, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये हो जाएगा आपका dW इज इक्वल्स टू माइनस V1 से V2 P dV। इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी W इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपका P के जगह पे हो जाएगा P इज इक्वल्स टू nRT बाई V, ये हो जाएगा माइनस V1 V2 nRT बाई V dV। ये nRT जो है वो कॉमन निकल जाएगा, W इज इक्वल्स टू माइनस nRT इंटीग्रेशन ऑफ V1 से V2 1/V dV। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे 1/x dx होता है ln x, तो ये हो जाएगा आपका W इज इक्वल्स टू माइनस nRT ln V V1 से V2। अब इसको अपर लिमिट लोअर लिमिट रखेंगे तो W इज इक्वल्स टू माइनस nRT ln V2 माइनस ln V1। इसको और कैसे लिख सकते हैं, माइनस nRT ln V2 बाई V1। यहाँ पे अगर लॉग को नेचुरल लॉग को लॉग में चेंज करना हो तो ये हो जाएगा आपका W इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 nRT log V2 बाई V1, और अगर इसको पॉजिटिव में करना है तो W इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 nRT log V1 बाई V2। और यदि इसको प्रेशर के टर्म्स में करना है तो प्रेशर के टर्म्स में भी कर सकते हैं। हमने पढ़ा है PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, मतलब P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V, तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा V2 अपॉन V1।
तो यहाँ पे W इज इक्वल्स टू -2.303 nRT log P1 by P2 या फिर W इज इक्वल्स टू 2.303 nRT log P2 by P1। ठीक है, तो ये जो है आपका किसके लिए, वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन। रिवर्सिबल मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये रिवर्स होते रहेगा, मतलब एक बार आपका एक्सपांशन होगा, फिर उसके बाद फिर से इसमें कंप्रेशन होगा, फिर एक्सपांशन होगा, तो उसके लिए आपका जो है वर्क की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा -2.303 nRT log V2 by V1 हो जाएगा। इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। डायरेक्ट आपको इसमें थर्मोडायनेमिक में जो है बस आपको जो इक्वेशन पता होना चाहिए। इक्वेशन यदि आपको पता है तो आप इसका क्वेश्चन जो है आसानी से बना सकते हो। तो इसका क्वेश्चन है, इफ 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस is expanded reversibly from 8 decimeter square to 24 decimeter square, then calculate the total amount of heat in the isothermal process at 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसमें जो है आपका एक और चीज़ है, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, आगे आएगा भी लेकिन इस क्वेश्चन में आ रहा है तो इसको मैं बता देती हूँ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या बोलता है कि एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, है ना। तो इसके लिए इसका इक्वेशन है E इज इक्वल्स टू Q प्लस W। जो भी एनर्जी है वो क्या कहलाती, जितना भी हमने हीट दिया और कुछ जो सिस्टम है उसने जितना भी काम किया, उन दोनों का सम ही वो क्या कहलाता है, एनर्जी कहलाता है। मतलब डी ई इज इक्वल्स टू हो जाएगा DQ प्लस DW। और आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब जिसमें टेम्परेचर ज़ीरो है, मतलब जिसमें इंटरनल एनर्जी भी ज़ीरो है। मैंने बताया टेम्परेचर ज़ीरो है, आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी ज़ीरो होता है। तो यहाँ पे DQ इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस DW, या DW इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस DQ। ठीक है, मतलब जो आप वर्क निकालेंगे वही आपका क्या हो जाएगा, हीट होगा, है ना। तो हमको यहाँ पे पूछा है टोटल अमाउंट ऑफ हीट इन आइसोथर्मल प्रोसेस एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब जो आप वर्क निकालोगे वही आपका क्या कहलाएगा, हीट कहलाएगा। तो हम पहले इसमें जो है वर्क निकाल देते हैं, फिर वही आपकी हीट की वैल्यू हो जाएगी। तो वर्क क्या था, -2.303 nRT, या किस में फॉर्म में दिया है, जो है वॉल्यूम के फॉर्म में दिया है।
ठीक है। वॉल्यूम जो है आपका V1 कितना है 8 डेसीमीटर स्क्वायर और V2 है आपका 24 डेसीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2.303 nRT log V2 बाई V1। n की वैल्यू दी हुई है 2 मोल। तो ये हो जाएगा W इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 इंटू 2 इंटू ये आपका जो R की वैल्यू है गैस कांस्टेंट है, ठीक है। तो गैस कांस्टेंट आपका R इज इक्वल्स टू गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट होता है आपका 8.314। ये आपका होता है SI यूनिट। अगर CGS लोगे तो 2 कैलोरी, ये जूल में होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 8.314 और टेम्परेचर T दिया है। तो मैंने जब मैं काइनेटिक्स भी पढ़ा रही थी तो भी बताई थी कि किसी में भी आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप जो भी आपको टेम्परेचर दिया रहेगा वो आपको केल्विन में ही लेना है, ठीक है। तो टेम्परेचर यहाँ 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, इसको आप केल्विन में चेंज करोगे तो 27 प्लस 273 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 300 केल्विन। तो इंटू 300 लॉग V2 आपका कितना है 24 अपॉन V1 8। तो ये हो जाएगा 8 3 W इज इक्वल्स टू माइनस, इसको सॉल्व करोगे 2.303 इंटू, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 2 4 ज़ा 8, 2 3 2 ज़ा 6 16 इंटू 300 log 3 की वैल्यू होती है 0.477, ठीक है। तो ये इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा अप्रॉक्स, इसको निकाल के देख लेना, ये होगा आपका 5481.06 जूल, ठीक है। तो ये आपका जो है वर्क की वैल्यू हो गई, ये माइनस में आएगा ना, ये माइनस में आएगा। अब ये आपका माइनस में है तो ये वर्क आपका माइनस में हो गया, तो इसका हीट का वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज इन हीट है हो जाएगा आपका 5481.06 जूल। ठीक है, तो ऐसे आपको क्या करना है, इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। तो ये आपका हो गया वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन प्रोसेस ऑफ एन आइडियल गैस। अब इसमें दूसरा है वर्क डन इन आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस। पहले हमने देखा रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, अब देखेंगे इरिवर्सिबल के लिए। तो इसमें पहला आएगा आपका फ्री एक्सपांशन, फ्री एक्सपांशन इन वैक्यूम। ठीक है, तो फ्री एक्सपांशन के लिए W इज इक्वल्स टू माइनस PdV, ये आपका फ्री एक्सपांशन है, मतलब इसकी वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो वैक्यूम होता है, वैक्यूम में आपका कोई भी प्रेशर नहीं होता है, तो प्रेशर ही नहीं होगा तो ये वैल्यू जो है वॉल्यूम चेंज होएगा ही नहीं और इसका वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्री एक्सपांशन के केस में वर्क जो है वो 0 हो जाता है। फिर इसमें दूसरा कंडीशन है when the ideal gas is expanded
isothermally from volume V1 to V2 irreversibly up to constant एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, इसमें जो है आइडियल गैस जो है यदि वॉल्यूम V1 से V2 तक के जब तक के इसको एक्सपांड करना है, जब तक कि इसका जो प्रेशर है एक्सटर्नल प्रेशर वो कांस्टेंट ना हो जाए, तो इसमें इसके वर्क जो है वो कैसे निकलेगा, -P एक्सटर्नल डेल टी। ठीक है, मतलब जो भी इसका वर्क होगा वो इसी फॉर्मूले से निकलेगा। फिर है आपका स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट आपका होता है दो टाइप का, एक होता है Cp और एक होता है Cv। ठीक है, तो सबसे पहले स्पेसिफिक हीट क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी required to raise the temperature of the system through 1 degree centigrade at constant pressure is known as स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। Cp जो है आपका क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, Cv स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सेम वही हो जाएगा इसमें भी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, अमाउंट ऑफ एनर्जी और अमाउंट ऑफ हीट है ना, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम through 1 degree centigrade at constant volume, तो इसको बोलते हैं Cv। कांस्टेंट प्रेशर जो है वो आपका किस में होता है, इंटरनल जो है एंथैल्पी में होता है ना, तो ये आपका हो जाएगा Cp इज इक्वल्स टू डेल H अपॉन डेल T
एट कांस्टेंट प्रेशर, और इधर इंटरनल एनर्जी हो जाएगा CV इज इक्वल्स टू, इसमें इंटरनल एनर्जी हो जाएगा क्योंकि जो आपका वॉल्यूम कांस्टेंट में जो एनर्जी होती है वो आपकी इंटरनल एनर्जी कहलाती है, तो ये हो जाएगा डेल E अपॉन डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये जो है आपका हीट कैपेसिटी हुआ, या स्पेसिफिक हीट बोल सकते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये एट कांस्टेंट प्रेशर में होता है आपका डेल H अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर, और कांस्टेंट वॉल्यूम में होता है आपका डेल E अपॉन डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो आज तो जो है यहीं तक ही करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, है ना, स्पेसिफिक हीट, और ये जो है आपका गैस कांस्टेंट से कैसे रिलेशन है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।